चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपन एक पीरियोडिक फंक्शन, है ना। ये वर्ड अपन कई बार पहले भी बोले हैं, पीरियोडिक फंक्शन। तो किस टाइप के फंक्शन को हम पीरियोडिक बोलेंगे और नॉन पीरियोडिक बोलेंगे? अगर कोई भी फंक्शन अपनी वैल्यूज को एक सर्टेन लेंथ ऑफ इंटरवल के बाद रिपीट करता है तो द फंक्शन इज कॉल्ड अ पीरियोडिक फंक्शन। इफ एनी फंक्शन विल बी रिपीट अ वैल्यूज आफ्टर अ सर्टेन लेंथ ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड अ सिंपल पीरियोडिक फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो कि अपनी वैल्यूज को एक इंटरवल के बाद क्या करता है, रिपीट, और वो जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो इसका क्या कहलाता है, सिंपल पीरियड ऑफ द फंक्शन। द पीरियड ऑफ फंक्शन यानी कि वो लेंथ जिसके बाद वैल्यूज आपकी क्या करती है, रिपीट करती है, उसको आप पीरियड ऑफ द फंक्शन बोलते हो। इसी के अलावा एक आपका इज द फंडामेंटल पीरियड होगा वर्ड। फंडामेंटल पीरियड अपन यूज करेंगे। तो फंडामेंटल पीरियड आप उस नंबर को बोलते हो इज द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द इंटरवल, जिसके बाद वो फंक्शन अपनी वैल्यूज को क्या करता है, रिपीट करता है। स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द इंटरवल जिसके बाद वो फंक्शन अपनी वैल्यूज को क्या करता है, रिपीट करता है, तो वो फंक्शन आपका क्या, वो लेंथ आपका क्या कहलाता है, फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। मतलब कि जैसे आप ऐसे फील करो कि कोई भी ग्राफ है एक्स वाई प्लेन में, तो जैसे ये एक ग्राफ जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, समझो आप ये ग्राफ एकदम आपका क्या है, रिपीट हो रहा है एकदम सेम लेंथ ऑफ इंटरवल में। ये आपका वैल्यू आपका एक्स कोऑर्डिनेट t है, ये 2t है और ये 3t है। और आप मेरे से बोल सकते हो बच्चों कि इस ऐसा ग्राफ है ना। तो अगर ये 0 है, ये माइनस का t है, ये माइनस का 2t है, तो t इसका एक लेंथ ऑफ इंटरवल है जिसमें 0 से t में जो ग्राफ है वही बार बार रिपीट आपको फील हो रहा है। लेकिन अगर मैं 0 से 2t के बीच में देखूं तो 2t से 4t, 4t से 6t में भी आपको सेम लेंथ ऑफ द ग्राफ मिल रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि इसका जो पीरियड है वो 2t भी बोलना गलत नहीं है या 3t भी बोलना गलत नहीं है। लेकिन सबसे छोटा इंटरवल यहाँ पे कौन सा है जिसके बाद ये फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है, वो आपका लेंथ ऑफ इंटरवल कितने का है, t का है। इसलिए आप t को यहाँ पर क्या नाम देते हो, फंडामेंटल पीरियड। तो जनरली हम लोग पीरियड ऑफ द फंक्शन अगर निकालना है तो अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, आपको पीरियड भी बोला है, तो आपको क्या निकालना है, फंडामेंटल पीरियड ही निकालना है। पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड की ही यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर सभी को ये स्टेटमेंट मेरा? नाउ यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन था, तो सबसे पहला स्टेटमेंट, अगर इफ fx is satisfy है ना, f ओवर x बराबर f ओवर x प्लस t for all x belonging to the domain of the function, then अगर कोई भी fx इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है x की सभी वैल्यूज के लिए जो कि उसके डोमेन में अलाउड है, तो इसका मतलब अपन कहेंगे कि यहाँ पर देन द f of x is said to be, f of x is said to be simply क्या बोलोगे, is a periodic function बोलोगे। is a f of x is said to be periodic function with period is equal to, with period is equal to, is equal the किसके होगा, simply t के बराबर होगा। but it is not necessary, it is not necessary that t is fundamental period हो। ये जरूरी नहीं होगा कि t उसका क्या हो, फंडामेंटल पीरियड हो। क्लियर यहाँ तक सबको?
तो अगर कोई भी फंक्शन इस बात को सेटिस्फाइड करता है कि f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस टी फॉर ऑल x, यानी कि अगर x पर जो वैल्यू है वही x प्लस टी पे हमेशा आ रही है, तो इस फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करने वाला f फंक्शन आपका क्या कहलाएगा? सिंपल एक पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा विथ पीरियड इज इक्वल टू द t। डन यहां तक सभी को? मैंने यहाँ पे कहा कि वो t नॉट नेसेसरी टू बी फंडामेंटल पीरियड, वो गिवन f पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा स्टेटमेंट की वो क्या होगा। अंडरस्टैंड बच्चों? नाउ मेरा कहना है कि अगर कोई फंक्शन सेकंड स्टेटमेंट अगर x पे डिफाइंड है तो वो x प्लस टी, x प्लस 2t, x प्लस 3t सभी पे डिफाइंड होगा। द सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा हूं कि इफ fx इज अ पीरियोडिक फंक्शन, f ऑफ x अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड with period is equal the t है, तो तुम मेरे से कहोगे कि f of x की वैल्यू is equal to f of x plus t होगी। f of x plus 2t पे इस t x plus t पे जो वैल्यू मिलेगी वही x plus 2t पे मिलेगी, और वही वैल्यू x plus 3t पे मिलेगी। बोलो इस तरीके से ये सभी बराबर होगा। और इनफैक्ट ये f ऑफ पीछे जाने पे t पीछे जाने पे भी ये डिफाइंड होगा f ऑफ x माइनस टी, f ऑफ x माइनस का 2t, ऐसे ये सारे यहाँ पर इस तरीके से बराबर होंगे। सही बात है ये बात नहीं? तो अगर f ऑफ x अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा था तो वही बात थी कि मेरे को ये नहीं पता कि ये और ये यहाँ पे 2t लिखा है कि 3t लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा t इज नॉट नेसेसरी टू बी, इज नॉट नेसेसरी टू बी, इज नॉट सॉरी बट इट इज नॉट नेसेसरी t इज क्या हो? फंडामेंटल पीरियड है, but is not necessary that t is a fundamental period। ठीक बच्चे यहां तक? नाउ फिर अगर आपको मैंने सिंपली ये स्टेटमेंट लिखा, तो अगर f ऑफ x एक फंक्शन दिया जाए, ऐसे सोचो पहले कि अगर f ऑफ x, थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा हूं नेक्स्ट, इफ f ऑफ x इज a periodic with पीरियड इज इक्वल द t, अगर fx का पीरियड t है, अब मैंने एक नया फंक्शन gx की बात अगर अपन करें, तो gx की फंक्शन की अगर हम बात करें तो a मल्टीप्लाइड बाई अगर fx ये ट्रांसफॉर्मेशन करें जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0 है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 0 है, तो a उसके ग्राफ को fx के ग्राफ को क्या करेगा? एम्पलीट्यूड को चेंज करेगा, और अगर एम्पलीट्यूड को चेंज करेगा तो उसका जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो अभी भी क्या रहेगा बच्चे? सेम रहेगा। तो तुम मेरे से बोल सकते हो कि gx भी एक क्या होगा? इज सिंपली एक क्या होगा? पीरियोडिक फंक्शन होगा। अगर fx का पीरियोडिक विथ पीरियड t है तो a से मल्टीप्लाई करने पे इससे आप मेरे से कह सकते हो कि gx इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड इज इक्वल द t के बराबर होगा। स्टेटमेंट क्लियर सभी को? सिंपली अगर आप ये सोचो कि सेकंड में लिखूं इज द g ऑफ x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई f ओवर इज a हटा देते हैं, f ओवर x प्लस a लिखा है, तो a x प्लस a या x माइनस a कर देने पर वो ग्राफ आपका आगे और पीछे शिफ्ट होगा, तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को अभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इज द सेम स्टेटमेंट इज पीरियोडिक विथ पीरियड इज इक्वल टू t ही रहेगा। द थर्ड स्टेटमेंट अगर अपन यहाँ पे लिखते हैं g ऑफ x इज इक्वेट विथ, अगर मैंने यहाँ पे आपको इस तरह से f ओवर ax कर दिया, तो आपको पता है कि ax यानी कि x को अगर a से मल्टीप्लाई कर दिया है
तो ग्राफ में एक्स कोऑर्डिनेट आपका ए से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट जब ए से डिवाइड होगा तो दो पॉइंट्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो भी ए से डिवाइड हो जाएगा। तो इस पीरियोडिक फंक्शन तो होगा, लेकिन पीरियड इज टी डिवाइडेड बाई ए नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पीरियड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, क्योंकि वो लेंथ ऑफ द इज अ पीरियड, मतलब लेंथ ऑफ द उस पार्ट का लेंथ है जिसके बाद वो ग्राफ क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। इसलिए पीरियड हमेशा एक क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो ए से क्यों डिवाइड हो गया, क्योंकि इस दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपका ए से डिवाइड हो जाएगा जब आप इसके ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। तो gx अगर f ऑफ ax लिखा है तो इसका आपको पीरियड कितना हो जाएगा, t डिवाइडेड बाय सिंपली मॉड ऑफ a हो जाएगा। तो a fx करने पे पीरियड में बाहर मल्टीप्लाई करने पे पीरियड में कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लस माइनस a करने पे कोई चेंजेस नहीं होगा, इसे यहाँ पे ax करने पे जरूर चेंजेस होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर फिर अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ कि gx आपको मैंने केवल ये किया f ऑफ x प्लस माइनस a बाहर कर दिया, तो ये प्लस माइनस a इस f ऑफ x के ग्राफ को ऊपर नीचे शिफ्ट करेगा, इस x कोऑर्डिनेट की लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। तो यानी कि ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड इज इक्वल टू कितने का, t का। तो इन चारों को लेकर अगर मैंने यहाँ पे आपसे बोला कि एक नया फंक्शन मैं डिफाइन करूं gx, अगर f ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड t का, तो a मल्टीप्लाइड बाई f ओवर bx प्लस c है ना, प्लस का बाहर d, तो इसका मतलब ये प्लस d शिफ्ट करेगा, a एम्पलीट्यूड चेंज करेगा, ये प्लस c आपका x प्लस c आप करोगे तो केवल आगे पीछे शिफ्ट होगा। लेकिन जब लास्ट में आप x को bx से रिप्लेस करोगे तो x की जगह पे लीनियर ऑफ x और इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने पर ये आपका पीरियड होगा t डिवाइडेड बाई मॉड b का, t डिवाइडेड बाई मॉड b का ये पीरियड होगा। क्लियर सभी को यहाँ तक भी? तो इस तरीके से आप मेरे से बोल सकते हो कि ये आपके कुछ फंडामेंटल रूल हो गए। नेक्स्ट अगर मैंने आपको कहा बच्चे gx इज इक्वल टू f ओवर मॉड x है, तो x के आगे मॉड x लगा देने पे x के पॉजिटिव साइड का ग्राफ इधर मिरर इमेज हो जाता है। तो ये फंक्शन आपका मे और मे नॉट बी पीरियोडिक, मे और मे नॉट बी पीरियोडिक, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर, लेकिन इफ fx एक, अगर गिवन fx आपका एक इवन फंक्शन है तो आपको पता है कि x के आगे मॉड x लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका ग्राफ और इसका ग्राफ सेम होगा, तब आप कह सकते हो gx is a g, then the g of x is आपका कैसा फंक्शन हो जाएगा, is simply यहाँ पर is a periodic फंक्शन हो जाएगा। periodic फंक्शन इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो मैं एक स्टेटमेंट ये जरूर बोल सकता हूँ कि अगर ये इवन है तो gx आपका पीरियोडिक फंक्शन विद सेम पीरियड t का हो जाएगा। अदरवाइज कैन नॉट से इन द जनरलाइज फॉर्म कि x के आगे मॉड x लगा देने पर इसका यहाँ पे हो सकता है कि आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक, मे बी इट्स ऑलवेज भी, अदरवाइज क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन अगर किया जाए तो इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एक और की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे gx इज इक्वल टू द सिंपली मॉड ऑफ fx की बात करूं, तो मॉड ऑफ fx यानी कि निगेटिव पोर्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आप ये समझो कि ये सिंपली एक कंपोजिट फंक्शन है, इसमें अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो मॉड लगाने के बाद भी ये फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक, ये फंक्शन भी आपका एक पीरियोडिक होगा, क्योंकि आप ऐसा समझ सकते हो fx पीरियोडिक है, यानी कि f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस t पक्का होगा यहाँ पे, और अगर ये और ये बराबर है तो इनकी मॉड वैल्यू भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। टेकिंग अगर मॉड ऑपरेशन दोनों तरफ कंसीडर किया जाए तो ये आपका g ऑफ x आ गया और ये आपका क्या आ गया बच्चे,
g ऑफ x प्लस टी आ गया। बट भले हम यहाँ पे fx का ये फंडामेंटल पीरियड था, बट यहाँ पर मैं इस पीरियोडिक बट इस t is not necessary to be fundamental, to be क्या हो जाए, फंडामेंटल हो जाए, ये जरूरी यहाँ पर नहीं होगा। इस फंडामेंटल पीरियड हो ये जरूरी नहीं है। अगर f ऑफ x आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है तो मॉड लगा देने पर भी वो पीरियोडिक रहेगा, बट t इज नॉट अ फंडामेंटल पीरियड। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो, इस तरीके के एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि सिंपल f ऑफ x आपको मैंने दिया tan x, तो tan x का ग्राफ आपका पीरियोडिक है विद पीरियड बेसिकली पाई का, है कि नहीं बच्चों? 0, ये माइनस का पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, और ये ग्राफ इस तरीके से आपका XY प्लेन में प्लॉट होते हुए जा रहा है। सही है। जब आप पूरे के आगे मॉड लगाओगे, तो यहाँ पे आप मेरे से बोलोगे कि यहाँ पर पूरे के आगे मॉड लगाएंगे तो यहाँ पर ये ग्राफ 0 ऐसे था, ये 0 था, ये आपका पाई बाय 2 था, ये माइनस का पाई बाय 2 था, तो ये ग्राफ आपका ऐसे करके चला जाएगा क्या? बोलो। ये ग्राफ आपका ऐसे करके यहाँ पे चला जाएगा, जो कि आप देख सकते हो इस लेंथ ऑफ इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। तो मॉड tan x का भी पीरियड यहाँ पर कितने के बराबर होगा? पाई के बराबर होगा। जबकि आप यहीं पे एक एग्जांपल में f ऑफ x बराबर sin x कंसिडर करते हो, तो इसका आपको फंडामेंटल पीरियड आपको कितना मिलता है? 2 पाई। और जब आप यहीं पे मॉड लगा देते हो, मॉड ऑफ साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड की बात करते हो, तो उसका पीरियड आपको यहाँ पे कितने के बराबर मिलता है? पाई के बराबर इस फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपका फंडामेंटल पीरियड चेंज हो गया मॉड लगाने पे, लेकिन यहाँ पे इसका फंडामेंटल पीरियड चेंज नहीं हुआ है। तो बाहर मॉड ऑपरेशन लगा देने पर फंडामेंटल पीरियड में भी उससे छोटा हो सकता है, लेकिन वो तो रहेगा ही, पीरियड हमेशा रहेगा। मतलब t इज नॉट नेसेसरी इज अ फंडामेंटल पीरियड। t ये जरूरी नहीं होगा कि इस फंक्शन का क्या हो जाए? फंडामेंटल पीरियड हो। इट्स मे बी कि ये आपका इससे भी छोटा नंबर इसका पीरियड हो सकता है। वो डिपेंड करेगा fx या मॉड fx के ग्राफ पे। क्लियर बच्चे यहाँ तक? तो इस तरह के बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करने पर हम उस फंक्शंस का क्या बता सकते हैं? पीरियोडिसिटी के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि वो फंक्शन आपका कैसा फंक्शन होगा। वो फंक्शन आपका सिंपली एक कैसा फंक्शन होगा, वो हम इस तरीके से यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। नाउ फिर अगर अपन से कहा जाए कि एक स्टेटमेंट a constant function is said to be the constant function is simply said to be a periodic function. The constant function is said to be simply a periodic function, but the fundamental period is not defined. The fundamental period is not defined. अगर आप मेरे से कहोगे कि उस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड क्या है कांस्टेंट फंक्शन का, तो वो नॉट डिफाइंड होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन यानी कि कोई भी अगर आप fx बराबर एक कांस्टेंट आपको दे दिया जाए, अगर fx बराबर एक कांस्टेंट आपको ग्राफ में दे दिया जाए, तो इसका मतलब कि वो कांस्टेंट वैल्यू एक आप ऐसा देख सकते हो कि ये कांस्टेंट वैल्यू इस k के हर वैल्यू के लिए आपको f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस k मिल रहा है, क्योंकि k की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपका ये स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं बच्चे? अगर ये कोई भी एक लैम्डा कांस्टेंट रखता हुआ जा रहा है।
तो is a constant function is said to be simply a periodic function, but is the क्या बोला मैंने, f of x is said to be a periodic function, but the fundamental period, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, आप 0 से हाफ में डिवाइड करो तो भी रिपीट, 1/4, 1/6, कोई भी और छोटा से छोटा, तो इसीलिए मैंने कहा कि पीरियोडिक फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड आपका सिंपली नॉट डिफाइंड आप कहोगे। आपको अगर मैंने एक ग्राफ ऐसे बनाया बच्चे, कहा कि साइन x डिवाइडेड बाई साइन x की बात करो, तो ये आप इसको काट के 1 लिखोगे तो fx बराबर 1 और गिवन फंक्शन इज नॉट आइडेंटिकल फंक्शन, वो दोनों आपस में आइडेंटिकल नहीं है। अगर आपको ये फंक्शन दे रखा है तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो आपका n पाई पे डिफाइंड नहीं होगा, बाकी जगह पर इसकी वैल्यू सिंपली आपकी 1 आएगी, ये बात सही है। लेकिन ये वर्ड भी आपका एक इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, पाई है, ये सिंपली आपका 2 पाई है, और इस तरीके से एक्स एक्सिस है ये, और ये आपका यहाँ पर 3 पाई है। तो ओवरऑल फंक्शन इज सेड टू बी आपका क्या रहेगा, इज अ पीरियोडिक होगा, विथ पीरियड इज इक्वल टू द, विथ फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू द कितने के बराबर, पाई के बराबर। द फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू कितने के बराबर, इस पीरियड फंक्शन का पाई। तो fx बराबर 1 और fx बराबर sin x बाई sin x आपके नॉन आइडेंटिकल फंक्शन है। तो जब भी आप ग्राफ बनाए या सिंप्लीफाइड करें तो डोमेन ना चेंज हो जाए, इस बात का हमेशा हम इस पूरे कैलकुलस में ध्यान रखेंगे। तो द कांस्टेंट फंक्शन इज सेड टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन विथ द पीरियड इज सिंपली नॉट डिफाइंड। डन यहाँ तक भी। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मैंने आपको एक फंक्शन दे रखा है f of x इज इक्वल टू इस तरीके से कुछ भी g of hx करके, मीन्स एक कंपोजिट फंक्शन इस तरीके से दे रखा है, तो आपको ये देख सोचना है कि fx के बारे में, जबकि g और h आपको गिवन है। मेरा कहना है कि hx आपका, अगर यहाँ पर सिंपली इफ पहला स्टेटमेंट इस ऐसे फंक्शन के लिए hx इज से पीरियोडिक विथ पीरियड इज इक्वल टू द t, विथ, या आप कह सकते हो सपोज फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू द t। क्लियर बच्चे? तो अगर h of x एक पीरियोडिक है, यानी कि किसी कंपोजिट फंक्शन में अंदर वाला एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड t के, देन यहाँ पे मैं बोलूंगा f of x is always be क्या बोलोगे, एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विथ पीरियड इज, उसका पीरियड जो है, उसका जो पीरियड है वो t तो होगा, बट t इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज बी फंडामेंटल पीरियड। ये जरूरी नहीं है कि t उस फंक्शन का हमेशा एक कैसा पीरियड हो, फंडामेंटल पीरियड हो, ये जरूरी नहीं है। अगर h of x आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है विद फंडामेंटल पीरियड t, तो f of x इज ऑलवेज बी अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t, क्योंकि अगर आपको मैंने कहा यहाँ पे fx आपका पीरियोडिक फंक्शन है, hx, तो अगर hx आपका पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब hx अपनी वैल्यूज को एक सर्टेन इंटरवल t के बाद क्या कर रहा है बच्चे, रिपीट कर रहा है। तो तुम यहाँ मेरे को यहाँ पे कह सकते हो कि h of x मस्ट बी इक्वल टू h of x प्लस t, तो पक्का ही होगा इस स्टेटमेंट से। अगर ये g फंक्शन डिफाइंड है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो g लेने पर, g of hx कंसीडर करने पर
जी ऑफ एच एक्स प्लस टी इस तरीके से आपका इक्वल हो जाएगा। तो यही आपका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और ये आपका एफ ऑफ एक्स प्लस टी आ जाएगा। तो इसका मतलब एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक विद पीरियड टी। अब मैंने वो लाइन क्यों जोड़ी कि टी इज नॉट अ फंडामेंटल पीरियड? जैसे आपने अभी मैंने एक मॉड कंसीडर किया था जी को, एच एक्स एक साइन एक्स लिया था तो मॉड लगाया था बाहर, तो इसका मतलब वो जी का काम कर रहा था मॉड। तो आपको मैंने दिखाया कि इसका पीरियड आपका कम हो गया। जब 10x को कंसीडर किया था तो आपको दिखाया कि पीरियड आपका सेम रहा, क्योंकि क्या हुआ कि ये इज अ जी अप्लाई करने पे ये और ये अनइक्वल भी होते, मान लेते हैं कि ये और ये टी डैश के लिए अनइक्वल होते, लेकिन जी लेने पे हो सकता है कि वो आपका क्या हो जाए, छोटा हो जाए। मतलब टी इज एक नंबर टी डैश अगर मैं कंसीडर करता जो कि टी से छोटा नंबर है, जिसपे मेरे को पता है कि एच ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू, अगर एच ऑफ एक्स प्लस टी डैश होगा फॉर ऑल एक्स, ये स्टेटमेंट एकदम सही होगा, ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ फंक्शन। लेकिन हो सकता है कि अपन जी जो अनइक्वल नंबर पे इनपुट में रखे जी को, तो वो मे बी और मे नॉट बी इक्वल हो सकते थे। तो मे बी जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू इट्स इक्वल टू होल्ड कर जाए जी ऑफ एक्स प्लस टी डैश के इज द जी ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस टी डैश के, तो इट्स मे बी होल्ड कर जाए ऑल एक्स के लिए। तब मैं कहूंगा कि टी डैश इस फंक्शन का बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड हो गया। तो कंपोजिट फंक्शन में अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो ओवरऑल फंक्शन पक्का पीरियोडिक होगा, बस फंडामेंटल पीरियड पे डाउटफुल होगा, और वो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। तो अब इस डाउट को अपन कैसे खत्म करेंगे? तो उस डाउट को अपन खत्म करेंगे ग्राफ से। अपन यहाँ पे किसका ग्राफ बनाएंगे, जी ऑफ एच एक्स का ग्राफ बनाएंगे, यानी कि एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। और चूंकि एफ एक्स का ये तो पता चल गया कि एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये टी का तो पीरियोडिक है, ये एफ एक्स, ये तो कंफर्म हो गया। तो हम वी ड्रॉ फॉर फाइंडिंग, ऐसे लिख सकते हो, फॉर फाइंडिंग इज अ फंडामेंटल पीरियड, वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवल क्लोज ब्रैकेट 0 से t ओपन, 0 से t में या t लेंथ में बनाना है, वो t लेंथ आप 0 से t सेलेक्ट करो या -t/2 से t/2, क्योंकि इसके बाद तो ये ग्राफ अपने आप आपस में क्या होगा, रिपीट करेगा ही करेगा, डेफिनेटली है। तो इस पीरियड में हम इसके ग्राफ को प्लॉट करके, यहाँ पर इस पीरियड में इसके ग्राफ को प्लॉट करके इज ओवरऑल अपन यहाँ पे इसके फंडामेंटल पीरियड की बात करेंगे। क्लियर सभी को? नाउ द स्टेटमेंट 2 की बात कर रहा हूं। अगर स्टेटमेंट 2 की यहाँ पे मैं बात करूंगा कि एच एक्स सपोज करता हूं, तो एच एक्स अगर मैं सपोज करता हूं बच्चे कि यहाँ पर इस तरीके से फील करो कि एच एक्स, अगर सेकेंड स्टेटमेंट मैंने लिखा, अभी सबका एग्जांपल से समझेंगे और आगे भी, एच एक्स इज आपका सिंपली कैसा फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। एच एक्स आपका नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, एंड जी एक्स इज आपका एक कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। तब आप मेरे से क्या बोलोगे, तब आप मेरे से यहाँ पे क्या बोलोगे कि इज द एच एक्स, और अगर ये आपका नॉन पीरियोडिक है और जी एक्स आपका पीरियोडिक फंक्शन है, तो उस केस में आप इस कंपोजिट फंक्शन को क्या बोलोगे? तो आप कहोगे कि अंदर वाला अपनी वैल्यूज रिपीट नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन ये विथ फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल द टी सपोज कर लेते हैं। क्योंकि आप कहोगे कि जी अपनी वैल्यूज को रिपीट नहीं कर रहा है, सॉरी एच, तो एफ भी अपनी वैल्यूज को रिपीट नहीं करेगा। लेकिन ये कहना गलत हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल से समझे आप
अगर मैं आपको f of x इज इक्वल टू सिंपली साइन ऑफ 2x प्लस 3 की बात करूं, तो ये आपका यहाँ पे hx का काम कर रहा है और ये यहाँ पे g का काम कर रहा है। तो आप कह सकते हो g ऑफ hx स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन तो आपका इस तरह से कभी वैल्यूज रिपीट नहीं करेगा, लेकिन ओवरऑल फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखूंगा f of x may or may not be a periodic। समझ में आई मेरी बात कि अगर hx एक लीनियर ऑफ x हो गया और बाहर वाला पीरियोडिक है विद पीरियड t का, तो आप कह सकते हो कि f of x यहाँ पर may or may not be periodic। इस तरीके से यहाँ पर आपका ये क्या कहलाएगा, पीरियोडिक कहलाएगा। यहाँ पर ये सिंपल आपका पीरियोडिक कहलाएगा विद पीरियड इज इक्वल टू किसके, इज दैट बोले 2 पाई अपॉन 2x हो गया, तो 2 पाई अपॉन 2 यानी कि पाई की। यही होगा कहानी यहाँ पे। वहीं पे अगर आप यहीं पे f of x इज इक्वल टू सिंपली साइन ऑफ x स्क्वायर ले लेते, तो साइन ऑफ x स्क्वायर ले लेते, तो यहाँ पे आप जब ग्राफ बनाते तो साइन ऑफ x स्क्वायर का ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से ग्राफ xy प्लेन में प्लॉट होता। बस यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो पाई की जगह रूट पाई हो जाता, ये रूट का 2 पाई हो जाता। तो आपका कर्वेचर तो साइन वेव जैसा ही होता, साइन वेव जैसा ही होता, कहने का मतलब इवन फंक्शन होता। तो ये ग्राफ ऐसे जाता है यहाँ पे, लेकिन ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ आपकी देखो सेम नहीं है, ये विड्थ और ये विड्थ अलग अलग आती, इसलिए ये एक फंक्शन आपका fx यहाँ पर इस एग्जांपल में जो fx लिया है वो सिंपली आपका क्या कहलाएगा, नॉन पीरियोडिक कहलाएगा। तो आप फील करो कि अगर आपका अंदर वाला पहला स्टेटमेंट था कि अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है और बाहर वाला कुछ भी हो, जी कुछ भी हो, तो ओवरऑल फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, एक पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। स्टेटमेंट था, लेकिन वो नंबर उसका फंडामेंटल पीरियड हो ये जरूरी नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट मैंने कहा कि hx अगर नॉन पीरियोडिक है, gx अगर पीरियोडिक है, तो आप इस तरीके से वो पीरियोडिक होगा जब आपका hx एक लीनियर ऑफ x होगा, अदरवाइज वो फंक्शन आपका क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा। द थर्ड स्टेटमेंट की अगर यहाँ पर इज g और h अगर यहाँ पर g और h आर नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, तो f of x may or may not be periodic। इज द थर्ड स्टेटमेंट की अगर दोनों नॉन पीरियोडिक है तो may और may not be periodic, ये लिख लेना।